हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं फ्रेंड्स बोल रहा हूँ, आप मेरे मित्र भी हो। मित्र कहने का मतलब ये है कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, बिना झिझक, विदाउट हेजिटेशन आप ज़रूर पूछें और शेयर करें, वीडियोज़ को देखें और जितनी भी समस्याएं हैं उसको बताएं। मैं आपके सामने फिर एक नया पोम्स लेकर के आया हूँ, एक नया पोम लेकर के आया हूँ। नाम है इसका डस्ट ऑफ स्नो। पहले हम लोग पढ़े थे फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। उसी सेगमेंट में एक दूसरा छोटा सा पोम है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। मैं हिंदी में इसलिए इसको डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर हिंदी में ज़्यादा किया जाए, इंग्लिश में भी बीच बीच में मिक्सअप किया जाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा मैं डिस्कस करता हूँ और फिर इंग्लिश में भी समझाऊँगा, मतलब दोनों 50-50 में करके चलता हूँ। चलिए, सबसे पहले नेम ऑफ द पोएम। तो नेम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। इस पोएम का नाम डस्ट ऑफ स्नो है। डस्ट का मतलब यहाँ हम समझाएंगे। पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये दूसरा पोम है। पहला पोम हम लोग पढ़े थे फायर एंड आइस, उसमें मैंने बताया था इनके बारे में, एक बार और सुन लीजिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका में पैदा हुए एक प्रख्यात कवि कवि थे, मतलब ये एक्सपायर हो चुके हैं। तो अमेरिका में पैदा हुए एक कवि हैं। इनका जन्म सैन फ्रांसिस्को में, जो कि यूएसए में है, वहाँ ये पैदा हुए थे। और नेचर से संबंधित बहुत सारी कविताएं इन्होंने लिखा है। मानवीय गुणों को नेचर से इन्होंने नेचर के साथ सिंबलाइज किया है, मतलब नेचर के साथ रिलेशन स्थापित किया मानवीय गुणों को। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत सारे पोएम्स अभी कल भी पढ़े थे हम लोग, और भी मैं बताया था कि द रोड नॉट टेकन इनका लिखा हुआ है। इस पर्टिकुलर पोएम में हम लोग देखते हैं कि इन्होंने इसमें क्या है, खास बात क्या है कि ये पोएम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 तो 4 ऊपर और 4 नीचे, ये 8 लाइंस का एक पोएम है। अच्छा, ऊपर कहीं भी आपको फुल स्टॉप नहीं दिखेगा। क्रो, मी, स्नो, ट्री, हार्ट, मूड, पार्ट, रीड, कहीं फुल स्टॉप नहीं, एक फाइनल फुल स्टॉप है। मतलब कि ये पोएम जो है कंटिन्यू है, सेम सेंटेंस हैज बीन कंटिन्यू टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, टू द नेक्स्ट वन, मतलब हर अपने अगले वाले को कनेक्ट करता है। जैसे क्रो, जैसे द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री के बाद हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। ये है 8 लाइन का है, 4-4 लाइन में मैंने बांटा है। अब है क्या डस्ट का मतलब, यहाँ इसको पढ़ करके देखते हैं। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब यहाँ कहीं धूल या मड से नहीं है। डस्ट का मतलब आप मड नहीं समझेंगे, डस्ट का मतलब यहाँ पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स मतलब कण। पार्टिकल्स ऑफ स्नो मतलब स्नो के पार्टिकल्स, बर्फ के पार्टिकल्स। अब बर्फ के पार्टिकल से क्या मतलब तात्पर्य है, पढ़ करके देखिए। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। वर्ड से क्रो आपको पता है, क्रो मीन्स कौवा, मतलब जिस तरह से एक कौवा। द वे अ क्रो मतलब जिस तरह से एक कौवा सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक पेड़ से बर्फ के कण को जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर गिराया। अब देखिए, इसका मतलब ये हिंदी अर्थ इसका ये हुआ कि जिस तरह से एक कौवे ने हेमलॉक ट्री से स्नो के पार्टिकल्स को मेरे ऊपर जिस तरह से गिराया। अब यहाँ कौवा और हेमलॉक ट्री, बोथ ऑफ देम हैव बीन गिवन, बोथ ऑफ देम आर सिग्नल ऑफ बैड ओमेन। ये दोनों के दोनों कौवा, जैसे आप घर से बाहर निकलते हो और कौवा आपको टाँ से बोला, या कौवा की आवाज़ आप सुनते हो, आप कहते हो अरे ये तो मतलब बैड सिग्नल है, या आप कहते हो कि ये तो बैड ओमेन है। मतलब कहते हैं कि ये एक तरह का ये गलत सिग्नल है, ये हम लोग सोच लेते हैं कौवा को। उसी तरह हेमलॉक ट्री को भी बैड ओमेन माना जाता है, मतलब इसको गलत माना जाता है, अशुभ माना जाता है। यहाँ बैड ओमेन का मतलब अशुभ माना जाता है। तो क्रो को भी और हेमलॉक ट्री दोनों को भी अशुभ माना जाता है। तो इनका कहना है कि जिस तरह से एक कौवे ने इनके ऊपर
डस्ट स्नो पार्टिकल्स को हेमलॉक ट्री से गिराया तो इनका मूड लगा कि अरे ये तो मेरे लिए बैड ओमेन है, मतलब मेरे लिए अशुभ है। ये 4 लाइन नहीं बताते, 4 लाइन नहीं, 4 सेंटेंस नहीं है, बस 4 लाइन्स है। ये 4 लाइन यही बताते हैं कि जिस तरह से एक कॉवेन ने हेमलॉक ट्री से स्नो पार्टिकल्स को मेरे ऊपर गिराया, तो हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड। अब यहाँ हेमलॉक का मतलब मैंने लिखा है कि हेमलॉक डिफिकल्ट वर्ड्स में हेमलॉक मीन्स अ पॉइजनस ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, मतलब एक तरह का जहरीला पौधा है जिसमें उजले फूल खिलते हैं। अच्छा, मूड का मतलब यहाँ मिजाज या फीलिंग, फीलिंग लिखा हुआ है, फीलिंग देखेंगे यहाँ, मूड का मतलब फीलिंग या मिजाज। तो हैज गिवन माई हार्ट मतलब वो गिराया, और इनको अ चेंज ऑफ मूड, इनके मिजाज में, मन में, फीलिंग में परिवर्तन हो गया। एंड सेव्ड माई पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड, और जो मेरा दिन जो पहले थोड़ा खराब हो गया था उसको इसने क्या किया, सेव कर दिया, वो अच्छा बना दिया। मतलब ये है कि हम जो सोचते हैं कि हमारे लिए बैड ओमेन है या बैड सिग्नल्स है या अशुभ है, वो सच में हमारे लिए अशुभ नहीं होता है। कभी कभी हम लोग ये कहते हैं कि अब बिल्ली रास्ता काट दी, हम आगे नहीं बढ़ गए, ये अशुभ है, चाहे बैड ओमेन है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो हमारी सोच है, हम उसको शुभ मान करके भी आगे जा सकते हैं। हमें कभी भी रूढ़िवादिता या उस तरह के सिग्नल्स को ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि हाँ ये वाला सिग्नल बैड वुमेन है और ये वाला सिग्नल राइट वुमेन है, या आप कह सकते हैं कि आपके लिए गुड वुमेन है, मतलब अच्छा है। कोई शुभ और अशुभ नहीं होता। इन्होंने इस पोएम के माध्यम से यही दर्शाया है कि कौवे ने डस्ट पार्ट मतलब स्नो पार्टिकल्स को उनके ऊपर गिराया, जो इन्हें लगा खराब है, मतलब अशुभ है। लेकिन उससे हुआ क्या, इनका मूड चेंज हो गया, मिजाज बदल गया, और दिन जो उनका जो यहाँ लिखा है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीव्ड, और जो जीवन का, जो दिन का कुछ पार्ट मैंने रीव्ड मतलब हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब जो पेन और खेद में बिताया था उसको बचा लिए, बाकी को बचा लिए। तो इसका मतलब वही कि कौवा और हेमलक ट्री ये बैड वुमेन नहीं है, अशुभ नहीं है, अशुभ हमारे मन में होता है। अच्छा, ये तो 8 लाइन्स का पोएम था, इसको हम लोगों ने समझा। अब जरा वर्ड मीनिंग्स मैंने समझाया, मूड, मिजाज, रीव्ड, हेल्ड इन रिग्रेट मतलब कष्ट में हो, बीता हुआ, चाहे कष्ट को धारण करना। अब जरा हम लोग लिटरेरी डिवाइसेस की बात करते हैं। तो पहला लिटरेरी डिवाइस राइमिंग स्कीम में मैंने लिखा है, यहाँ क्रो तो ए, मी हो गया बी, क्रो एंड स्नो तो फिर हो गया ए, ट्री तो मी और ट्री एक जैसा है तो बी, तो ए बी। फिर उस तरह से हार्ट कहीं मेल नहीं खाता है तो इसको सी, और मूड भी कहीं मेल नहीं खाता है तो डी, लेकिन हार्ट यहाँ पार्ट से मेल खाता है इसलिए सी, और मूड यहाँ रीड से मेल खाता है इसलिए डी। एक चीज और मैं बताऊं आपको राइमिंग स्कीम के बाद, इंजैम्पमेंट क्या होता है, या इंजैम्पमेंट मैंने लिखा है। इंजैम्पमेंट मतलब जब सेम सेंटेंस कंटिन्यू होता है, व्हेन द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट वन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, देन दैट इज कॉल्ड इंजैम्पमेंट। तो इंजैम्पमेंट आपको इसमें मिलेगा, जैसे क्रो, सुख, यहाँ सब कनेक्टेड है। मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ट्री, हैज, देखिए यहाँ हार्ट, और चेंज मतलब अंत में एक फुल स्टॉप है, मतलब यहाँ एक इंजैम्पमेंट का इस्तेमाल किया गया, मतलब सेंटेंसेस कंटिन्यू है, लास्ट में एक फुल स्टॉप है, तो इसलिए इंजैम्पमेंट है। अच्छा, दूसरा राइमिंग स्कीम है यहाँ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में बताया था, जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, तो इसमें खौ 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 खौ, और भी बहुत सारे हैं जिसमें आप देखते हैं। तो खौ खौ आ रहा है, सेम साउंड रिपीट कर रहा है तो एलिट्रेशन है। तो इसमें भी हैज़ गिवन माई हार्ट, तो हार्ट का हॉ, हैज़ का हॉ, हैज़ गिवन माई हार्ट, तो एलिट्रेशन हो गया। उसके बाद एसोनेंस भी है। एसोनेंस के बारे में बताया था कल कि वॉवेल साउंड रिपीट होता है तो एसोनेंस होता है। जैसे वॉवेल रिपीट होता है, वॉवेल रिपीट होता है, जैसे सुख में ओ, डाउन में फिर ओ, ऑन में भी फिर ओ, तो ओ रिपीट हो रहा है इसलिए एसोनेंस है। अब एसोनेंस के साथ साथ इसमें कंसोनेंस भी है। अब कंसोनेंस क्या है, जैसे डे आई हैड रीव्ड, तो डे में डी, आई हैड में डी, फिर रीव्ड में डी, तो यहाँ कंसोनेंट रिपीट हो रहा है इसलिए कंसोनेंस। अब वॉवेल रिपीट हो तो एसोनेंस। क्लियर हो गया। इंजैम्पमेंट के बारे में जस्ट मैंने अभी आपको बताया। तो ये था डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा हुआ, और मैंने वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया।
आपको कैसा लगा ये मुझे निश्चित रूप से अपने फीडबैक में बताएंगे। क्वेश्चंस को भी करेंगे, जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने मिनट